हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक गेट सीएससी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप अपना गेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ। जनरली मेरी सारी वीडियोज होती है इंग्लिश में होती है, बट इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप गेट एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ सुझाव है मेरे पास जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो कि है ये 7 सुझाव। पहला सुझाव कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट की एनालिसिस करें, अपने सिलेबस की एनालिसिस करें, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आपको एग्जैक्टली किस तरह से पढ़ाई करनी है। सेकंड, आपको एक स्टडी शेड्यूल बनाना है, क्योंकि बिना स्टडी शेड्यूल के आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और अपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। और जब आपका शेड्यूल बन जाएगा उसके बाद में आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट से आपको फर्स्ट स्टार्ट करना है, तो हम इस पे ही बात करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई सब्जेक्ट खत्म होता है तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे किस तरह से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने रिवीजन को प्लान कर सकते हैं, बिकॉज जो रिवीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और ज़्यादातर टाइम प्रॉब्लम्स क्या आती है, स्टूडेंट्स जब भी तैयारी कर रहे होते हैं तो वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। वो कुछ देर पढ़ाई करते हैं तो उनका मन नहीं लगता पढ़ने में, तो उनका ध्यान जो है किसी और तरफ जाने लगता है। तो आज हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं पढ़ाई को लेकर। और लास्ट में अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप किस तरह से मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं एनालिसिस पे कि आपको गेट का एनालिसिस किस तरह से करना है। सो पहली चीज कि इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी। सो एनालिसिस जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है ताकि आप ये समझ सके कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पढ़ने आपको सारे सब्जेक्ट है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट हमें ये देखना है कि किस तरह से आपको कौन से सब्जेक्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स के आते हैं और किसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को प्लान कर सकें। पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे जब भी आप सब्जेक्ट के एनालिसिस कर रहे हो, मैंने इस पॉइंट में देखिए मेंशन भी किया है कि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एनालिसिस कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस किस टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये सब भी आपको एनालाइज करना है। जब आपकी ये सारी एनालिसिस हो रही है, दैट मीन्स कि आप पढ़ाई करने के लिए तैयार है। फर्स्ट चीज क्या है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एनालिसिस। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैकिंग एनी एग्जाम, वेदर इट इज गेट, पीएसयू नॉट और एनी state exam, right? So once the analysis is done, you have to move on to the next phase. What is the next phase? Next phase is to make a study schedule. तो अब आपको एक स्टडी शेड्यूल बनाना है। स्टडी शेड्यूल से आपको फायदा क्या होगा? स्टडी शेड्यूल से आप एक रेगुलर स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपका शेड्यूल नहीं होगा तो कभी आप 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, कभी 2 घंटे करेंगे और कभी नहीं भी करेंगे। बट अगर आपका कोई शेड्यूल बना हुआ है तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आपका जो शेड्यूल है आप उसे फॉलो करें। हो सकता है हफ्ते में 7 दिन ना कर पाए, हफ्ते में अगर आप 6 दिन भी करेंगे तो आप एटलीस्ट काफी हद तक पढ़ाई कर पा रहे हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, राइट। सो एक अच्छा शेड्यूल क्या होता है, हमेशा आपको मोटिवेट रखता है अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने कोई पर्टिकुलर टारगेट लिया है कि हाँ मुझे 10 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे? आपका टारगेट है, आपका एक वो छोटा सा गोल बन चुका है कि आपको 10 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है, तो आप उसी के हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे, ताकि आप 10 दिन में वो सब्जेक्ट खत्म कर दें। तो ये क्या है, एक तरह से मोटिवेशन है जो आपको मोटिवेट करता रहेगा पढ़ाई करने के लिए। तो हमेशा छोटे छोटे गोल जरूर बनाइएगा। डिसाइड द बेस्ट सुटेड टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कोई भी पेपर को, कोई भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले स्टूडेंट सोचते हैं कि कौन सा टाइम ज्यादा अच्छा है, सुबह पढ़ाई करूँ या रात में पढ़ाई करूँ। जिनके पास सुबह टाइम नहीं है पढ़ाई करने का वो रात में कर सकते हैं, जिनके पास रात में नहीं है वो सुबह भी कर सकते हैं, जो फ्री है वो कभी भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं और जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके पास सुबह और शाम का ही टाइम होता है। तो सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं तो 2 से 3 घंटे आप सुबह बहुत आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, और शाम को भी आप कोशिश करिए 2 से 3 घंटे आप जरूर निकालें। तो जो आइडियल टाइम होता है तैयारी करने का किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो होता है 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही है अगर आप बहुत अच्छी रैंक चाह रहे हैं तो। सिर्फ क्रैक करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको अच्छी रैंक लानी है ताकि आपको उसका फायदा मिले, क्योंकि सिर्फ क्रैक करने से किसी को कोई फायदा नहीं। तो 25 दिसंबर तो आप लोग थोड़ी पढ़ाई करके भी ला सकते हो, बट हमें थोड़ी पढ़ाई नहीं करनी है, हमें अच्छी रैंक लानी है, ठीक है। कोशिश हमेशा ये करिए कि 2 घंटे से कम का स्लॉट आप ना बनाएं।
2 घंटे का स्लॉट होगा, तो 2 घंटे के स्लॉट में क्या होता है, स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट आप ये देखते हैं कि मुझे आज क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, 10-15 मिनट आपको उस छोटे से प्लानिंग के लिए लग जाते हैं। तो कम से कम 2 घंटे का स्लॉट बनाइए, ताकि आपका अच्छा सा फ्लो भी बन जाए पढ़ाई करने का और आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए, ठीक है? आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है, राइट? अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, 5 से 6 घंटे से कम में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करना है, विच सब्जेक्ट यू शुड स्टार्ट फर्स्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। तो मेरा सजेशन हमेशा से यही रहा है कि आप 2 सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें, एक सब्जेक्ट के साथ कभी भी स्टार्ट ना करें। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं और आप 5 या 6 घंटे लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो काफ़ी हद तक आप उस सब्जेक्ट से बोर हो चुके थे, आपका उस सब्जेक्ट में थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो हमेशा 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलिए, 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को दीजिए और 2 से 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए। इस तरह से क्या है, आपका सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, प्लस आप दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज भी कर पाएँगे। अगर आप एक से बोर हो रहे हैं, तो आप दूसरे पे स्विच कर सकते हैं, दूसरे से हो रहा है तो पहले पे स्विच कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, आप बोर नहीं होंगे और आप थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे कि किस तरह से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट ये है कि आप किस तरह के सब्जेक्ट को उठा सकते हैं। एक सजेशन मेरा ये है, मैथमेटिक्स को हमेशा लेके चलिएगा साथ में। मैथमेटिक्स 14 से 15 मार्क्स की आती है और मैथमेटिक्स सिर्फ इन 14-15 मार्क्स के लिए मत पढ़िएगा। मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग, एल्गोरिदम, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर न्यूमेरिकल बेस्ड ओनली और थ्योरी क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं गेट में। अब मैथमेटिक्स पहले खत्म करिए ताकि आपको वो हेल्पफुल रहेगा बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होते हैं, लॉजिक वगैरह बहुत यूज़ होता है, प्रेडिकेट लॉजिक बहुत यूज़ होता है। तो ये ऐसे टॉपिक है जो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अलोंग विद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप ज़रूर पढ़िएगा स्टार्टिंग से ही, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके साथ में आप कौन सा सब्जेक्ट उठा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप पहले उठा रहे हैं, तो कोशिश ये करिएगा हमेशा वो सब्जेक्ट उठाएँ, जो आपको लगता है कि मैं ये सब्जेक्ट अच्छे से कर सकता हूँ। स्टार्टिंग के 1-2 सब्जेक्ट हमेशा आप ऐसे ही उठाइएगा, जिन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिनमें आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि क्या होगा, जब आप 1-2 सब्जेक्ट फिनिश कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने डेटाबेस और एल्गोरिथम उठाया, आपको लगता है कि मैं डेटाबेस और एल्गोरिथम अच्छे से कर सकता हूँ। तो ये 2 सब्जेक्ट खत्म करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने 2 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, मुझे इतने और करने हैं। बट वहीं पे अगर आप अपोजिट साइड इसकी देखें, अगर आप बहुत ही कोई टफ सब्जेक्ट ले लें, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा टफ है, कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा टफ है, तो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क पहले उठा लिया उन्होंने। उठाने के बाद में वो उनका जल्दी फिनिश नहीं हो पाता, तो कहते हैं डीमोटिवेटेड होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट होने की वजह से वो अच्छे से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, तो उनका मन इधर-उधर भटकता है, जिससे उनकी पढ़ाई अफेक्टेड होती है। तो आपको हमेशा एक ऐसा सब्जेक्ट उठाना है स्टार्टिंग में, जिसमें आप अच्छे से कर सकें तैयारी, अच्छे से कंफर्टेबल हो उस सब्जेक्ट में, ठीक है? और जो 70 टू 75% टाइम होता है वो आपको कोर्स ये सब्जेक्ट में देना है और 25 टू 30% टाइम आपको देना है मैथमेटिक्स में। यानी कि अगर आप 6 घंटे का स्लॉट बना रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि 3.5 से 4 घंटे आप दें कोर्स सब्जेक्ट को और बचा हुआ टाइम दें आप मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ग्राफ थ्योरी इन सब्जेक्ट्स को, ठीक है? मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर ग्रेड क्वेश्चंस इनके ज़रूर करिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं इन क्वेश्चंस में। वैल्यूज चेंज होती हैं और सिंपल आप लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट कर सकते हैं मैथमेटिक्स को, फिर कैलकुलस एंड सो ऑन आप मूव कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप किसी भी 2 डिजिट रैंक की बात कर रहे हैं, अंडर 100 रैंक लाने की बात कर रहे हैं, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। मैथमेटिक्स तो मस्ट है, आपको करनी ही करनी है। बिना मैथमेटिक्स के आप 100 नहीं ला सकते, इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? तो मेरे चैनल पे आप जाइएगा तो वहाँ पे मैंने 2 सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। डेटाबेस में लास्ट के 2 चैप्टर्स रहते हैं, उस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ और एल्गोरिथम की ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं प्रोग्रामिंग की इधर ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा। तो आपको ये 2 प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएँगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो जो सबसे अच्छी अप्रोच होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को प्रैक्टिस करने की, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने की, वो होती है टॉपिक वाइज़, ठीक है? कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि हाँ, मैं एक सब्जेक्ट पूरा खत्म कर लूँ, उसके बाद में इसको रिवाइज़ कर लूँगा या फिर उसके बाद में इसको इस पे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लूँगा, ऐसे काम नहीं चलेगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, अगर आपने उसका एक टॉपिक फिनिश कर लिया, फॉर एग्जांपल एल्गोरिथम का अगर आपने ग्रेडी टेक्निक या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिनिश कर लिया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला टॉपिक फिनिश करने के बाद में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के प्रीवियस गेट क्वेश्चन हो गए या फिर और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आपको इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई प्रैक्टिस सीरीज भी ले सकते हैं, मेडी की, एज की, सबकी अच्छी है, किसी में भी कोई वैसे ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ में प्रीवियस ग्रेड क्वेश्चंस आप जरूर देंगे, ये तो मस्ट है, ठीक है। अब जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, तो जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उनको कहीं बुक मार्क कर लें या कहीं नोट डाउन कर लें या फिर कहीं टिक कर लें अगर आप बुक से कर रहे हैं तो, और उन क्वेश्चंस को फर्दर बाद में रिवाइज करने के लिए रोकें जरूर, ठीक है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी ले सकते हैं, किसी और एग्जाम आपको कोचिंग के लेनी हो, और कोई भी अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक एल्गोरिथम आपने कंप्लीट कर लिया है, एल्गोरिथम की टेस्ट सीरीज आप दीजिए, टेस्ट सीरीज देने के बाद आप सारे क्वेश्चंस तो होपफुली नहीं कर पाएंगे, अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो एनालाइज करें कि आप वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए, अगर आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक वीक है जिसका क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, दोबारा जाइए उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उस टॉपिक को करने के बाद उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो एनालाइज जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे टेस्ट सीरीज देने का कोई भी फायदा नहीं, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतनी अच्छी आपकी रैंक आएगी। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। अब देखते हैं कि आपको रिवीजन कैसे प्लान करना है, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, और एग्जाम अगर आपका चाहे बीटेक का हो चाहे एमटेक का हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर स्टेट एग्जाम, सीएसयू, डीआरडीओ, इसरो, एनीथिंग, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कभी भी रिवीजन के बारे में पहले से प्लानिंग मत करिए, ये मेरा सजेशन है। पहले कुछ सब्जेक्ट्स खत्म कर लीजिए, एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू हैव फिनिश्ड 2 to 3 सब्जेक्ट्स, और जब आपके वो दो से तीन सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिविजन, राइट। सो इनिशियली लेवल पे आपको रिवीजन के लिए प्लान नहीं करना है, आपको रिवीजन के लिए प्लान करना है 2 या 3 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आफ्टर फिनिशिंग 2 to 3 सब्जेक्ट्स, राइट। नाउ देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू रिवाइज योर syllabus, one is chapter wise and another one is सब्जेक्ट वाइज। तो चैप्टर वाइज आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एल्गोरिथम सब्जेक्ट खत्म कर दिया है और आप बचे हुए किसी दो सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप जो साथ में दो सब्जेक्ट अपने चला रहे हो उसके अलावा आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए। और जब भी आप रिवीजन कर रहे हो एल्गोरिथम में, मान लीजिए 5 चैप्टर है, तो एल्गोरिथम का एक चैप्टर का आपने एक दिन रिवीजन कर लिया, दूसरे चैप्टर का दूसरे दिन रिवीजन कर लिया, तो आप चैप्टर वाइज करिए। चैप्टर वाइज करने से क्या है, आप वो सब्जेक्ट 5 दिन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पिछला भी आप कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, उसमें क्या है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा बैक ऑफ द माइंड सॉल्विंग योर क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। एक बार जब आपका चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाता है, यानी कि एल्गोरिथम के 5 चैप्टर अगर आप एक बार रिवाइज कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करिए कि अब आप सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करें, क्योंकि एल्गोरिथम का चैप्टर वाइज तो आपने कर लिया, अब कंप्लीट एल्गोरिथम को रिवाइज करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब कभी भी आप रिवीजन कर रहे हो वेदर इट इज चैप्टर वाइज और इट इज सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज रिवीजन करते समय आप शॉर्ट नोट बनाते रहिएगा हर पर्टिकुलर टॉपिक लाइक व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप बात करें तो शॉर्ट नोट बनाइए चैप्टर वाइज, ठीक है। तो जब आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपके कुछ नोट्स बन जाएंगे, 12 से 15 20 पेज के आपके नोट्स बन जाएंगे, वो एक तरह से शॉर्ट नोट्स हो गए आपके। फिर जब आप उसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करोगे, तो आप उस 20 पेज को 10 पेज में आसानी से रख सकते हो, वो आपके और मिनिमाइज होगा आपके रिवीजन नोट्स। सो इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन नोट्स को मिनिमाइज करते रहिए, ताकि जब भी आपके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे दिसंबर में, जनवरी टाइम में, आप क्विकली 3-4 दिन के अंदर ही सब कुछ रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले आपको रिवाइज करने में हो सकता है 5 से 10 दिन का समय लगे, अब सेकेंड टाइम जब रिवाइज करोगे तो 5 दिन में हो जाएगा, थर्ड टाइम करोगे 3 दिन में हो जाएगा। इस तरह से आप करते रहोगे तो आप एक दिन में पूरा गेट का सिलेबस एक ना एक दिन जरूर रिवाइज कर लोगे। तो आपको हमेशा प्लानिंग ऐसी करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, जब दिसंबर जनवरी में हम आते हैं हमको लगता है हमारा ये सब्जेक्ट रह गया, ये सब्जेक्ट रह गया, उस टाइम पे आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप शॉर्ट नोट्स को खोलोगे, आप दोबारा जितना भी आपने पहले पढ़ा है सब रिकनेक्ट कर लोगे, सब आपको याद आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे पाओगे। तो ये काम तो आपको जरूर करना है, शॉर्ट नोट्स हर रिवीजन के साथ में आपको बनाने ही बनाने। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो। तो जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मैंने क्या किया था, मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाए थे,
एक तो मैंने चार्ट बनाया था छोटा सा, उस चार्ट में मैंने सारे सब्जेक्ट्स लिखे थे। सारे सब्जेक्ट्स लिखने के बाद में मेरा टारगेट रहता था कि हाँ, मुझे 15 दिन में ये खत्म करना है, 16 दिन में ये करना है, या 10 दिन में इसे करना है। तो उस सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद मैं टिक लगा देता था। एक टिक का मतलब कि मेरा सब्जेक्ट खत्म हो गया है। जब मैं दोबारा उस सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज कर लेता था, तो 2 टिक लगा देता था, हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट रिवाइज हो गया है। जब मैं उसे दोबारा थर्ड टाइम करता था, तो मैं उसमें 3 टिक लगाता था। हाँ, इस तरह से मुझे पता चलता रहता था कि किस सब्जेक्ट को मैंने कितना रिवाइज किया और किस सब्जेक्ट पे मुझे और ज़्यादा ध्यान देना है। तो एक छोटा-सा गोल है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने थ्रू आउट द वीक 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आप संडे को थोड़ा-सा टाइम निकाल सकते हो घूमने के लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए, इस तरह से। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप दोस्तों से मिल रहे हैं या दोस्तों से बात कर रहे हैं या किसी भी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, हमेशा उन लोगों के कॉन्टैक्ट में रहिएगा जो आप पर भरोसा करते हैं। द पीपल हू बिलीव इन यू विल ऑलवेज हेल्प यू। तो जिस किसी भी बंदे के साथ आप बात कर रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि हाँ, आपसे कहेंगे नहीं यार, तुझसे तो वेट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग भी आपको ज़रूर मिलेंगे। हर किसी को मिलते हैं। ठीक है? तो ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट रखिए जो आपको मोटिवेट करें, जिन्हें आप पर भरोसा हो कि हाँ भाई, तू गेट निकाल लेगा। ठीक है? तो इस तरह से लोगों से हमेशा कॉन्टैक्ट रखिएगा। और जो लोग भी आपको लगता है ये कहते हैं कि तू गेट नहीं निकाल पाएगा, अपने बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ ज़रूर रखिएगा कि हाँ, जितने लोगों ने मुझ पे भरोसा नहीं किया, मैं उनको ये पेपर निकाल के दिखाऊँगा, फिर उनसे कहूँगा देखो मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया। ठीक है? तो इस तरह की अपनी थोड़ी-सी मेंटालिटी बनाकर रखिएगा। अगर आप घर पर रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप घर पर नहीं रह रहे हैं, तो अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से बात ज़रूर करिएगा। एटलीस्ट दिन में 1 बार तो कॉल करिएगा। अपने माता-पिता से बात ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब भी आप उनसे बात करोगे, वो पूछेंगे क्या चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो जब आपको आपको वो बोलेंगे, तो आप कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको वो चीज़ रहेगी कि हाँ, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरे घर वाले मुझ पे भरोसा करते हैं। तो कभी भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना है, ठीक है? हमेशा बात करनी है उन लोगों से, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे हों, जिन्हें लगता है आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है? और कभी भी आप डिमोटिवेटेड फ़ील करें या फिर आपको किसी भी तरह की कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी का आंसर देने के लिए रेडी हूँ, लायबिल हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप किस तरह से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, मैं अपनी फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल दे दूँगा। अगर आपको वन टू वन कोई बात करनी है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे डिस्कस करना है, या फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाने में, किस तरह से रिवीजन करना है या कुछ भी है, तो उसके रिगार्डिंग आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर पे, या फिर बात भी कर सकते हैं अगर टाइम होता है तो, ठीक है? फेसबुक पेज भी आप आ सकते हैं। फेसबुक पेज पे जो भी मेरी नई वीडियोज़ आती हैं या फिर जो फर्दर इम्पोर्टेंट अपडेट रहती हैं गेट के रिगार्डिंग और अदर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, मैं वो भी वहाँ पे देता रहता हूँ, तो आप मुझसे फेसबुक पेज पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक के ग्रुप पे भी हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ में। आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भी वहाँ पे वो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएँगे। या तो मैं आपको उन चीज़ों का आंसर दे दूँगा या फिर और जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इन चीज़ों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको इन सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? सो कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप लर्निंग। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं मैंने अपने चैनल पे फ्री डाल रखी हैं। अगर आप सच में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपसे कनेक्ट हो पा रही हैं, मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो कोशिश करिएगा कि आप दूसरों की हेल्प हमेशा करें। इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएँ, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें कोचिंग की ज़रूरत है और जो किसी भी कारणवश कोचिंग नहीं जा पाते, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Keep supporting, keep learning. Have a great day.